हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यार छुट्टियां चल रही है पर पढ़ाई तो कर रहे हो ना। गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए है। वेट अ मिनट, फ्यूचर डॉक्टर्स? जी हाँ, आपने सही सुना, फ्यूचर डॉक्टर्स यानी कि वो स्टूडेंट जो अपने 10th के बोर्ड्स एग्जाम के बाद +2 में बायोलॉजी को एज अ कोर सब्जेक्ट चुना है। और ऐसे ही एक स्टूडेंट ने हमसे ये फरमाइश की है कि हम उनके लिए क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएं। तो आपकी फरमाइश हाजिर है और आज की वीडियो है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे द्वारा बनाया गया सारा वीडियोस आप तक पहुंचे। वीडियोस देखो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, हमारी तरफ से मिलेंगे आपको हार्ट्स एंड कमेंट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, डाइवर्सिटी एंड लिविंग। सबसे पहले आते हैं कि लिविंग क्या है। What are living organisms and what are the character of living organisms? यहाँ पर आपको बहुत सारी कैरेक्टर्स दिख रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। एक एक कर आइए, चलिए इसे डील करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जिसको हम ले सकते हैं दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में वृद्धि होगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। अब ये ग्रो करते कैसे? बाय द सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, आइदर इट इज माइक्रोब्स और प्लांट्स और एनिमल्स। ग्रोथ इनमें होना ही होना है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द ग्रोथ ऑफ द एनिमल? किसी भी एनिमल के ग्रोथ में और प्लांट के ग्रोथ में क्या अंतर होती है? एनिमल का ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन एज लिमिट तक ही होता है, वेदर एज प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत दिनों तक, कभी कभी थ्रू आउट लाइफ भी उनमें ग्रोथ चलती है। यानी कि प्लांट और एनिमल अलग अलग ढंग से ग्रो करते हैं बट ग्रो जरूर करते हैं। सेकेंड टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस। बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है? द आंसर इज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस और द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, ताकि वो उस धरती पर टिके रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं? दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी फैमिली ट्री को ही लेते हैं। आपके दादाजी हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होगा, आपके पापा है, उनमें रिप्रोडक्शन की जब प्रोसेस हुई तो आप आए। अगर आप में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो तो आपकी जो फैमिली ट्री है, ये फैमिली ट्री क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? अलग अलग एनिमल ना, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। यस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर क्या होती है? 2 गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, 2 पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर किसी गेमेट का प्रोडक्शन नहीं होता और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, जैसे कि बर्डिंग, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन। एमीबा में हमने देखा है कि बाइनरी फ्यूजन होती है, उसका बॉडी स्प्लिट करता है 2 भागों में और वो 2 नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। हाइड्रा में, ईस्ट में हमने बर्डिंग देखा है कि उनमें क्या होता है? एक छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड ग्रो कर क्या करते हैं? एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जन्म लेते हैं। फ्रैगमेंटेशंस देखा है स्पाइरो वगैरह में, जहां पर वो क्या करते हैं? छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। हमने रीजनरेशन देखा है प्लानेरिया में, जाके उसके बॉडी अलग अलग अनइक्वल डिविजन्स में बढ़ते हैं और हर एक डिवीजन से, हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। बट द क्वेश्चन इज, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि कुछ एक डिजीज है ह्यूमन में जहां पर वो ह्यूमन स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब होता है नपुंसक, यानी कि उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो बच्चे को जन्म दे सके, अपने जनरेशन को बढ़ा सके। उसी तरह से होते हैं वर्कर बीज। वर्कर बी के बारे में आपने सुना होगा, हनी बी के बारे में अगर आपने पढ़ा है क्लास 9th में एपीकल्चर में। वर्कर बी जो होते हैं दे आर स्टेराइल, वो जन्म नहीं दे सकते।
तो ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्या करते नहीं करते, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बाद बाकी सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मेल ही कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पूछेंगे कि क्या है? कैटाबॉलिज्म इज द डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस, हमारे बॉडी का जितना डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस है, फूड का टूटना, ठीक है, टूटना, जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग, यानी कि कैटाबॉलिज्म क्या है? एक सब्सटेंस से टूटना, नए नए सब्सटेंस बनाना। एनाबॉलिज्म क्या है? सब्सटेंस का जोड़कर एक नया सब्सटेंस बनाना। तो हर किसी में मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। ऑल द प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, फंगस, माइक्रोब्स, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। हर कोई मेटाबॉलिज्म को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला है द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना है? सेल का बना है। हर लिविंग थिंग किस चीज का बना है? सेल का बना है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हर नॉन लिविंग थिंग किस चीज का बना है? एटम्स का बना है। हमारा बॉडी भी एटम्स का बना है। एटम से बने हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बने हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल से बने हैं सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिंगल सेल्ड है, जो एक ही सेल के ही बने होते हैं और सेल्स क्लोन में नहीं होते, यानी इनका सारा फंक्शन, सारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो भी है विद इन द सेल ही हो पाता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनमें अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसी तरह चेंज इन द एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट देम। एनवायरमेंट के प्रति क्या करना? चेंजमेंट लेना, चेंज को एक्सेप्ट करना और उनको अडॉप्ट करना। फॉर एग्जांपल, एक बाहर पे आप क्या करो, अपनी बाइक खड़ी कर दो, अपनी साइकिल खड़ी कर दो और उसको ठंड के मौसम में खड़ी कर दो, या फिर आप उसको कड़की धूप में खड़ी कर दो, देखो कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आप उसी ठंड में खड़े हो जाओ, आप उसी धूप में खड़े हो जाओ, तो आपको क्या होगी? बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति जो चेंज हो रहा है ना, उसके प्रति क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, ठीक है, उनमें चेंज को महसूस करते हैं। वी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। लास्ट इज द, सबसे लास्ट याद करो हमने क्या क्या बताया है? ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है। और एक कॉन्शियसनेस, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दे आर वेरी कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप सो रहे होते हो ना, और अगर आपको लगे कि कुछ खटपट आवाज हो रही है, तो आपकी नींद क्या होती है? खुल जाती है। आप अभी क्या कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन भी चल रहा होगा कि आज मम्मी ने शायद कुछ टेस्टी बनाया है, तो मैं आज उसको जल्दी से ये वीडियो देखूं, जाऊं और खाऊं। तो ये क्या है कि हम कॉन्शियस रहते हैं, हम किसी भी चीज के प्रति सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। प्लांट भी कॉन्शियस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि माइक्रोब सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं, प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं? धूप के प्रति, ठीक है, लाइट एक तरह से आ रही है तो उस लाइट की तरफ वो क्या करते हैं? बेंड करते हैं, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। वो कॉन्शियस होते हैं कि किधर से लाइट आ रही है, किधर से वाटर आ रही है, हमें पानी लेना है, फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आफ्टर द कैरेक्टर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, द वर्ड्स दैट कम्स इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, जैसे कि यहां पर है। अरे नहीं यार, इस पर ध्यान मत दो, बहुत दिन हो गए ऐसा खाना नहीं खाया यार, लॉकडाउन में ऐसा खाना नसीब नहीं हो रहा, ऐसा खाना तो सिर्फ पार्टियों में ही नसीब है। खैर छोड़िए इस चीज को, चलिए डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है द वैरायटी। अब ये डाइवर्सिटी ऑफ एनीथिंग हो सकती है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड की वैरायटी। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? इस प्लेट में बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, आपको कचौड़ियाँ भी दिख रही है, पुलाव दिख रहे हैं, मिठाइयाँ दिख रही हैं, सब्जियाँ दिख रही हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज। डाइवर्सिटी ऑफ कहें हम लोग क्लोथ्स, तो आजकल क्या है कि कपड़ों की बहुत सारी डाइवर्सिटी भी आपको दिखती है, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, यानी कि बहुत अलग अलग तरह की कल्चर। हमारे इंडिया में आप एवरी 10 किलोमीटर पर क्या मिलोगे? एक नया कल्चर से मिलोगे, यानी कि एक नए कल्चर वाले एरिया से मिलोगे। तो ऐसा हम कहते भी है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता, यानी कि वैरायटी यहाँ पर बहुत है बट क्या है, हम फिर भी एक है, ठीक है। इसी वर्ड से निकल कर आता है बायोडाइवर्सिटी,
यानी कि आप क्या करो, इस पे बायो शब्द जोड़ दो, मतलब कि द डाइवर्सिटी ऑफ और द वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। आप अपने आसपास देखोगे, आपको छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक क्या है हमारे इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं, हम इसको समझ पाते हैं। बट क्या है ना कि इन सब को एक साथ तो हम इसके बारे में पढ़ नहीं सकते, इसके बारे में समझ भी नहीं सकते। इसलिए एक साथ हम जब नहीं पढ़ सकते तो हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो कि एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, ठीक है, और वो रोहित नाम का लड़का क्या करता है कि बैठा रहता है कहाँ, क्लास, एक स्कूल है जहां पर वो क्लास 9th में पढ़ता है। एक स्कूल है जो वो क्लास 9 में पढ़ता है। अब आप वो स्कूल चले जाओ और जाकर बोलो कि रोहित को बुला दो, तो वहां पर क्या है कि सिर्फ रोहित, उस स्कूल में कितने सारे रोहित होंगे, उनको बुलाना क्या है, बहुत मुश्किल है। बट अगर आप एक स्पेसिफाई कर दो, उसको क्लासिफाई कर दो कि आप क्लास 9 चले जाओ, वहां पर रोहित होगा जिसका रोल नंबर 38, आप उसको बुला कर ले आओ, तो वहां से वो क्या करेगा, बहुत इजीली उसको बुला कर लाना हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक टोकरी में, ठीक है, कुछ परवल रखे हैं, आलू रखे हैं, मैंगोज रखे हैं, गुआवा रखे हैं, जैस्मिन रखा है, रोज रखा है, ठीक है, तो आपको बोला जाए ना कि जाओ उससे चुनकर किशमिश ले आओ, तो आपके लिए तो भैया बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि इसमें पूरे टोकरी में से हम किशमिश को चुने कैसे। बट इसी को क्या कर दे कि हम अलग अलग टोकरियों में बांट दें, फ्रूट्स को एक टोकरी में रख दें, फ्लावर्स को एक टोकरी में रख दें, वेजिटेबल्स को एक टोकरी में रख दें, ड्राई फ्रूट्स को एक टोकरी में रख दें, तो आपके लिए क्या होगा कि किशमिश को कहां से खोजना है, तो ड्राई फ्रूट वाले टोकरी से, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजीली उसको निकाल कर ले आ पाएंगे, यानी कि उसको क्लासिफाई कर दें। यानी व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। जब हम किसी भी कैटेगरी में क्या करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी को, मतलब चाहे आप वो ऑर्गेनिज्म बोलो, चाहे वो फूड बोलो, चाहे वो किसी भी चीज को बोलो, हम इसको क्या करते हैं, जब ग्रुपिंग कर देते हैं ना विथ सिमिलर सर्टेन कैरेक्टर्स, तब क्या करता है, उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है क्लासिफिकेशन, क्यों करें हम क्लासिफाई, तो ये हमको क्या देता है, एक तो सबसे पहले देता है कि यूनिफॉर्मली हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। दूसरा है कि दे हैव द एक्यूरेट नेम, हम उसका क्या कर सकते हैं, सही नाम जान सकते हैं। ठीक है, अबाउट देयर एक्यूरेट नेम, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो स्टारफिश और जेलीफिश, इस दोनों के बारे में आपने सुना जरूर होगा, पढ़ा भी होगा, सुना तो जरूरी होगा, बट ये जान लो कि ये दोनों मछलियां नहीं है, ना स्टारफिश मछली है ना जेलीफिश मछली है। तो यहाँ पर क्या है कि नाम गलत दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन ऑफ द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की कंफ्यूजन। अब इस लैंग्वेज की कंफ्यूजन को समझने के लिए आइए एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, द कंफ्यूजन इन यूजिंग द नेम, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा पपी है। अब इस कुत्ते को हम बोलते क्या है, आप जिससे पूछोगे मैक्सिमम लोग बोलेंगे वोडाफोन का कुत्ता है। क्यों, क्योंकि ये वोडाफोन का क्या होता है, एड में आता है, बट इसका नाम वोडाफोन का कुत्ता नहीं है भाई, इसका भी कुछ नाम है। अब इसका नाम क्या है ये आप मुझे ढूंढ कर बताओ कमेंट बॉक्स पे। बट एज अ डॉग, एक कुत्ते को हम देखें ना तो हमारे इंडिया में ही क्या है ना कि बहुत तरह के लैंग्वेज, बहुत तरह के तरीकों से उनको बुलाया जाता है। जैसे कि इस डॉग को देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डॉग, हिंदी में कहते हैं कुत्ता। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहां पर लोग बोलते हैं कुकुर। बिहार चले जाओ, बिहार झारखंड, तो वहां बोलेंगे कुतुआ, हद का कुतुआ घूमता, ऐसे बोलेंगे। तेलुगु लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कुका, और तमिल में बोलते हैं नाई। अब किसी तमिल लैंग्वेज वाले को आप वेस्ट बंगाल ले जाओ और वो अपने भाषा में उस कुत्ते को बोले, तो समझना क्या है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक नाम, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन नेम होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। यस, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेमिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी किसी भी लिविंग थिंग का उसका नेमिंग कर देना, उसका प्रॉपर नेमिंग करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ही नाम कुछ, जैसे मेरा नाम क्या है, अमृत है। मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है। मेरा सबसे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है। तो उसका हर किसी का यहाँ पर क्या है कि नाम है, आपका भी नाम होगा, एक स्टैंडर्ड नाम तो होगा ही, जो आप हर जगह यूज करते हो, अपने आधार कार्ड, अपने स्कूल,
अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, अपने जितने भी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हर जगह पे यूज करते होंगे। बट ऐसे आपका बहुत सारा अदर नेम भी होगा, जैसे आपको मम्मी कुछ बुलाती होंगी, दादी कुछ बुलाती होंगी, दोस्त कुछ बुलाते होंगे, भाई कुछ बुलाते होंगे। तो इस तरह से क्या है ना कि देयर आर डिफरेंट नेम, बट क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन करना, यानी कि एक नाम लेना जो पूरे वर्ल्ड वाइड में चले, ठीक है। और इसी नेमिंग को, क्लासिफिकेशन को, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन को, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको हम किस ग्रुप में रख सकते हैं, इसको ऑल टुगेदर एक बार में सबके साथ कहते हैं इसे टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नेमिंग, डिफाइनिंग और क्लासिफाइंग। फिर से बोलिए, नेमिंग, डिफाइनिंग और क्लासिफाइंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इनटू अ सर्टेन ग्रुप, ठीक है। अब है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लीनियस। इनका नाम है कार्लस लीनियस, ठीक है। ये 18th सेंचुरी के, 18वीं सदी के क्या है, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, उनको बांटा, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स में, और उन्होंने एक नामांकन, यानी कि एक डेवलपिंग नेमिंग सिस्टम, दे डेवलप द नेमिंग सिस्टम, एक जो आज भी है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी हम लोग क्या करते हैं, उसको उन्हीं के दिए गए नाम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने एक नामांकन का तैयारी की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि दो नाम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, किसी का नाम है आलोक मिश्रा, ठीक है, तो आलोक उसका नाम बताता है, मिश्रा शब्द जो जुड़ा हुआ है वो क्या बताता है, उसकी जाति, ये कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किसी का नाम अगर क्या है, किसी का नाम मान लीजिए कि संजीव सिंह, तो संजीव उसका नाम हो गया, उसका नेम उस पर्टिकुलर उस इंसान को, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को दर्शा रहा है, और जो सिंह शब्द है वो किस चीज को दर्शा रहा है, उसकी जाति को। इसी तरह से द्विपदीय नामांकन, यानी कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पर स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, जहां पर दो नाम दिया गया, जिसमें से फर्स्ट नेम, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट नेम जो है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है इट्स जीनस, उसके जीनस को। और जो सेकेंड नेम है वो दर्शाता है इट्स स्पीसीज, यानी उसके स्पीसीज को दर्शाता है, यानी कि फर्स्ट नेम विल बी द यस जीनस, सेकेंड नेम विल बी द यस स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। जैसे कि हम जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, इसका भी एक बायोलॉजिकल नाम है, बायोलॉजी के हिसाब से इनका एक नाम है, जिनको हम कहते हैं होमो सेपियंस। यस, होमो सेपियंस, जहां पर होमो शब्द क्या है, होमो इज द जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीसीज, ठीक है। यानी कि जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये दो चीज को यूज करता है, द जीनस एंड द स्पीसीज। अब इसको लिखने के क्या है, कुछ रूल्स हैं, हम कैसे इसको लिखते हैं, तो हमेशा इसको लिखेंगे लैटिन भाषा में, ठीक है। ये जो होमो सेपियंस अभी आप सुन रहे हो, दैट इज इन द लैटिन लैंग्वेज, ये किसमें है, लैटिन के भाषा में, या फिर ग्रीक भाषा में भी इनको यूज करते हैं। आप बहुत बार देखोगे बुक में वर्ड्स लिखे रहते हैं, बायो के बुक में, उसके ब्रैकेट में दिया होगा GK, ग्रीक या फिर LT, लैटिन, यानी लैटिन भाषा में यूज कीजिए या फिर ग्रीक भाषा में यूज कीजिए। दूसरा, जब भी हम दो नाम लिखते हैं तो जीनस को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। जैसे होमो सेपियंस में H हमेशा क्या होता है, बड़ा, यानी कि जीनस शब्द जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और स्पीसीज जो है उसको हम कभी भी क्या करते हैं, बड़ा, यानी कि कैपिटलाइजेशन उसका नहीं करते। और जब भी लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और जब ये प्रिंट करते हैं ना, तो इट विल बी इन द इटैलिक फॉर्म। आई थिंक आपको कंप्यूटर्स इतना तो आता है कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ऐसे 3 फॉन्ट्स होते हैं। बोल्ड यानी कि जो मोटा करके लिखते हैं, अंडरलाइन जिसके नीचे लिखते हैं। तो अंडरलाइन कब दिया जाता है, किसी भी बायोलॉजिकल नेम में, जब हम उसको लिखते हैं, ठीक है, जब उसको टाइप करते हैं तब उसको हम क्या करते हैं, इटैलिसाइज फॉर्म करते हैं, इटैलिक फॉर्म करते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा क्या होता है, तिरछा, थोड़ा सा कार्सिव हो जाता है। तो दिस इज द वे ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये एक तरीका है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नामांकन कैसे कर सकते हैं।
अब क्या है ना कि मेरा नाम और आपका नाम या फिर हम में से कोई भी हो, किन्हीं का भी नाम रखता कौन है? ऑब्वियसली हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले। किसी और के बच्चे का नाम हम तो नहीं रख सकते, ये हमारी ऑथोरिटी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमारा होमोसेपियंस है, अब आप कहेंगे कि होमोसेपियंस रखा किसने? तो देयर इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये रखते हैं, इनका एक कोड होता है और इस कोड के हिसाब से, बहुत तरह की सिमिलैरिटी के हिसाब से, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको कोड कौन देता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, और प्लांट्स के लिए होते हैं ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड्स फॉर बायोलॉजिकल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, अब देखो क्या है ना कि इनको जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, नाम है, जैसे आप कह रहे हैं कि जीनस क्या है या स्पीसीज क्या है, ये क्या हो सकता है? तो इनका सिर्फ ये जीनस स्पीसीज नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिमिलर रिलेशन के साथ, जैसे कि ह्यूमंस और बंदर में क्या है, एक सिमिलर रिलेशन है कि नहीं? जैसे कि आप मान लो कि एक लिजर्ड में और क्रोकोडाइल में भी क्या है, कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं? तो उसी तरह से रिलेशनशिप्स के आधार पर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया? ग्रुपिंग किया गया और एक कैटेगरी बनाई गई, और ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? टैक्सम। क्या कहते हैं? टैक्सम, यानी कि उसके अंडर ही, उसके हिसाब से उसको क्या किया गया? क्लासिफिकेशन के लिए डाला गया। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज द हायरार्की, यानी कि दिस इज द सिस्टम। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर इज द किंगडम, सबसे ऊपर में होगा किंगडम, याद रखेंगे, सबसे ब्रॉडेस्ट टैक्सॉन, जहां पर क्या होगा? सब सारे ग्रुप, जितनी भी सारी सिमिलरिटीज है उनको एक जगह लेकर एक ग्रुप बनाया गया है, जिसको ऊपर में कहा गया है किंगडम। दो ही किंगडम होते हैं, अभी जान लो, जनरली आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि दो किंगडम है। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया। लेकिन अभी आप जान लो कि सिर्फ क्या है कि 2 किंगडम है। प्लांट्स को एक तरफ रखा गया है प्लांटिया में, और एनिमल्स को रखा गया है एनिमेलिया में। तो सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर आते हैं कौन? फाइलम, यानी कि उससे कम वाले कैरेक्टर जितने हैं। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, वैसे वैसे क्या होगा कि कैरेक्टर्स घटता चले जाएगा। किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगी फैमिली, देन जीनस, और सबसे नीचे होता है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब वैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में मिलकर क्या करे? संतान पैदा कर सके, उसी को हम कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, वही कहलाता है स्पीसीज, एक प्रजाति। अब इसको समझने के लिए आइए, यहाँ पर एक बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्या है आपको यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं। बट जैसे आप नीचे आओ फाइलम में, सिमिलर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि उसको वहां से हटा देंगे। जैसे आपको यहां पर से दिख रहा है कि सारे एनिमल्स से हटाया गया है, किसको? फाइलम में हटाया गया है स्टारफिश को। स्टारफिश को क्यों हटाया गया है? बिकॉज इट इज नॉट अ कॉर्डेट, वो एक कॉर्डेट नहीं है, वो नॉन कॉर्डेट होता है। फिर आप जैसे नीचे आओगे, ठीक है, उसमें से हटाया गया किसको? स्नेक को। स्नेक को क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि स्नेक क्या है? एक रेप्टाइल है। बाद बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कौन से फाइलम में? वर्टिब्रेट है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे, ठीक है, फिर आओगे, उसके बाद जैसे नीचे आओगे तो आप देखोगे उसमें से खरगोश को हटा दिया गया है। वहां पर एक रैबिट है, उस खरगोश या स्क्विरल जो भी है, ठीक है, गिलहरी या खरगोश जो भी इसका डायग्राम बना हुआ है, उसको हटाया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक हार्बीवोर है। बाद बाकी नीचे वाले जितने भी है वो क्या है? कार्निवोर्स है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें से सिर्फ किनको रखा गया? बियर्स को रखा गया। उसमें से कौन था? एक वहां पर कौन था? घोड़ा था। उस घोड़े को भी क्या किया गया? सॉरी, घोड़ा नहीं, वो फॉक्स है। उस फॉक्स को क्या किया गया? वहां से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक फॉक्स है, और बाद बाकी क्या है? तीनों बियर हैं। उसके बाद हटाया गया किसको? पांडा को। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि लास्ट वाले में, थर्ड लास्ट वाले में किसको हटाया गया है? पांडा को। पांडा को हटा के सेकंड लास्ट वाले में सिर्फ 2 तरह के बियर को रखा गया है, यानी कि जीनस, इन दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है। और लास्ट जो सबसे नीचे गया गया, दैट इज द स्पीसीज, वो एक प्रजाति है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आपको साइड में एक कोड दिया गया है। क्या? किंग फिलिप कम ओवर फॉर गूसबेरी
सूप। यानी किंग फिलिप आए किसके लिए? गूसबेरी सूप पीने के लिए। किंग, के से किंग यानी कि किंगडम, फिलिप यानी कि पी से फाइलम, केम क्लास, ओवर ऑर्डर, फॉर फैमिली, गूसबेरी जीनस और सूप स्पीसीज। यानी याद रखने के लिए अगर आप ये लाइन याद रखते हैं, किंग फिलिपी केम ओवर फॉर गूसबेरी सूप, तो आपका जो हायरार्की है ना, जो सिस्टम है यहाँ पर दिख रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको क्या होगा? क्लियरली याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है, एक तरफ क्या है? ह्यूमन है, मैन है, और दूसरी तरफ क्या है? एक दिस इज अ सनफ्लावर, एक सनफ्लावर है। तो इसका भी आपको क्या है कि नाम दिया है, किंगडम किसमें बांटा गया है? फाइलम बांटा गया। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ याद रखने की एक और चीज है कि जब भी प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे तो होगा फाइलम, प्लांट की बात करेंगे तो फाइलम नहीं लिखते हैं भाई मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, फाइलम नहीं लिखिएगा, उसके जगह लिखिएगा डिवीजन। यानी आपको दिख रहा है यहाँ पर एनिमल का क्या है? पूरा से कैटेगराइजेशन किया गया है, और प्लांट का भी क्या किया गया है? पूरी तरह से कैटेगराइजेशन किया है। हम किसी भी तरह को इसी तरह से कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हम अगर अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का क्या है? किंगडम दिया है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। उसी तरह उस साइड में क्या दिया? प्लांट है, उसमें क्या है? किंगडम, डिवीजन, नॉट फाइलम, अगेन किंगडम, डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखेंगे। नहीं याद होती है, कोड याद रखिए, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गूसबेरी सूप। गुड, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब एक इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इसको हम पढ़ते कैसे? इसको हम जानेंगे कैसे? कहाँ खोजेंगे इतनी डाइवर्सिटी को? भैया हमारे आसपास तो है नहीं। आपके क्या घर के बगल में हाथी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिराफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम इसे खोजते कहाँ हैं? तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिसके बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यानी कि वो सामग्रियां जिसके बारे में हम क्या करते हैं? जिससे हम जान सकते हैं कि इस दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक शीट जिसमें से हम उस प्लांट के एक भाग को चिपकाकर उसका डिटेलिंग, यानी उसके क्लासिफिकेशन को, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से करके उसको लिखते हैं और लिख कर रखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक शीट, ठीक है। शीट में एक नोट भी दिख रही है छोटी सी, उस नोट में उसके बारे में लिखी हुई है। नीचे में क्या है कि वो जिसने उसको सबमिट किया है, ठीक है, आप भी इसको सबमिट कर सकते हो। अगर आपका ये स्पेसिस अभी तक या फिर इस चीज को कहीं पर रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, आप खोज कर ला रहे हो, तो आप भी इसको क्या कर सकते हो? रख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द हर्बेरियम। यहाँ पर प्लांट्स के बहुत सारे चीजों को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स दिख रही है आपको छोटी छोटी। इन फाइलों में, ठीक है, इनको संजो के रखा जाता है ताकि लोग इसके बारे में क्या कर सकें? पढ़ सकें। सेकंड इज द बॉटनिकल गार्डन। अगला होता है बॉटनिकल गार्डन। वैसे गार्डन जहां पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स को रखा गया है, ठीक है, ताकि लोग आ सके, उनके बारे में देख सके और उनको पढ़ सके। यहाँ पर सबको सबसे पहला डायग्राम दिख रहा है बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है ये। अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है तो जाओ, एक बार जरूर विजिट करना। मैंने तो किया है, ठीक है। सेकंड वाला भी फोटो उसी का दिख रहा है। थर्ड एंड फोर्थ ये ऊटी, ठीक है, यस, ऊटी इज ए हिल स्टेशन, वहां के बॉटनिकल गार्डन की ये फोटो है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, ये मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक। नेक्स्ट इज जू। आई होप आपने लाइफ में कभी ना कभी तो जू विजिट किया है। अगर नहीं किया है तो आप अपने सबसे नजदीकी जू कहां पर लोकेटेड है ये पता करो और एक बार जरूर विजिट करो। यहां पर आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिला है, ठीक है। यहां पर आपको क्या है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को आपको मिलेंगे। मैं तो गया हूं, मैं पटना का जू गया हूं, मैं कोलकाता का जू, दो जगह का जू मैं तो विजिट किया हूं। और कोलकाता का जू बहुत बड़ा है, मैंने देखा है, अलीपुर जू के नाम से। तो आप जाओ, आपका जो भी सबसे नियरेस्ट जो भी जू है उसको जाकर विजिट करो। वहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्या एनिमल्स मिलेंगे। आप वहां पे एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, जिब्रा, बहुत चिंपैंजीज, बहुत तरह के क्या कर सकते हो, एनिमल्स को देख सकते हो, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हो। वहां पर क्या है, हर एनिमल का लेवलिंग क्या रहता है और हर एनिमल का क्लासिफिकेशन भी बताया रहता है कि ये कौन सा एनिमल किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सबसे बड़ा जू, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू इज द चेस्टर जू। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, सटा हुआ बीच में, टेंशन ना लो, वो बीच में एक ग्लास का वॉल रहता है,
ठीक है, अब आपका काम है ये चेस्टर जू कहां पर लोकेटेड है वर्ल्ड में, ये मुझे खोजकर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट इज द म्यूजियम। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मेरा खींचा हुआ फोटो है, ठीक है। आई क्लिक दिस फोटो इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। और ये म्यूजियम्स होते हैं जहां पर एनिमल्स, जो भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए, अब जो है उनको तो हम देख सकते हैं, बट जो नहीं है, जैसे डायनासोर्स आप नहीं देख सकते, बट उनके बारे में पढ़ तो सकते हो, यानी कि उनके अवशेष, उनके फॉसिल्स को यहाँ रखा जाता है। और हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि अच्छा ऐसे भी प्लांट्स या ऐसे भी एनिमल्स कभी एग्जिस्ट किया करते थे। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही हो। दोस्तों इसी तरह वीडियो देखते रहो, इसी तरह प्यार जताते रहो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो भाई, ये सब्सक्रिप्शन आपका ही मुझे सपोर्ट देता है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।